तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मॉडर्न सोर्स ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंसेस के बारे में। देखिए जी, ऑफ कोर्स हमने बहुत सारे सोर्स ऑफ फाइनेंसेस ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं, जिसमें शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म या फिर मीडियम टर्म आते हैं। आपने शेयर्स, डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर्स या फिर आपने लोन वगैरह लेकर अपने फैक्टरिंग हो गए, ट्रेड क्रेडिट हो गए, ऑनर फंड्स, बोरड फंड, ये बहुत सारे नाम आपने ऑलरेडी सुने हुए हैं और इसकी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। बट समटाइम्स नाउ जैसे जैसे आगे हम जा रहे हैं, जनरेशन आगे आगे जा रही है, द मॉडर्न सोर्सेज आर हेयर, जिससे हम पैसा कमा सकते हैं, जिससे बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स या बिग बिजनेसेस जो हैं या जो स्टार्टअप्स हैं वो पैसा रेस कर सकते हैं। तो आज उन्हीं मॉडर्न सोर्सेज के बारे में हम बात करने वाले हैं। चलिए पढ़ते हैं और समझते हैं उन सभी सोर्सेज के बारे में। शुरू करने से पहले दोस्तों, आप में से किसी भी स्टूडेंट को कॉमर्स सब्जेक्ट से रिगार्डिंग कोई नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ओपन है, लिंक आपको चैनल का वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों, आप में से किसी भी स्टूडेंट को कॉमर्स सब्जेक्ट से रिगार्डिंग कोई ऑनलाइन क्लासेस की रिक्वायरमेंट है, नए सेमेस्टर्स आ रहे हैं उन पर्पज़ के लिए या फिर एग्जाम रिविजन्स के लिए भी चाहिए, तो हम आपको क्लासेस दे रहे हैं। डिटेल्स आपको क्लासेस की वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो देखिए, सबसे पहले दोस्तों हमारे पास जो मॉडर्न सोर्स ऑफ फाइनेंस में पहला सोर्स आ रहा है वो है वेंचर कैपिटल। देखिए, वेंचर कैपिटल एक्चुअली में एक ऐसा फंडिंग सोर्स है जिसमें प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स स्टार्टअप्स कंपनी मतलब स्टार्टअप्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। यानी जो नई नई कंपनीज बन रही होती हैं उनमें, यानी जिनको हम स्टार्टअप्स बोलते हैं, उनमें जो प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स हैं, जब वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं और उसके बदले में उस कंपनी की इक्विटी लेते हैं, तो उस प्रोसेस को हम वेंचर कैपिटल बोल देते हैं। एक बार दोबारा बता रहा हूँ कि एक ऐसा फंडिंग सोर्स जहाँ पे प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स स्टार्टअप में पैसा इन्वेस्ट करते हैं या नए बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, इस पर्पस को लेकर कि कहीं ना कहीं वो बिज़नेस ग्रो करेगा। और जब वो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कुछ तो उनका मकसद होगा ना। ग्रोथ अकेला मकसद नहीं है, बदले में वो ये चाहते हैं कि जो आपकी कंपनी की इक्विटी है वो लेना चाहते हैं, यानी उसमें से कुछ हिस्सा वो इक्विटी का लेना चाहते हैं। मींस वो आपके बिजनेस के कुछ पार्ट ऑनर्स बनना चाहते हैं। ठीक है जी। तो जो प्रोफेशनल ऑनर्स आपके स्टार्टअप्स में पैसा इन्वेस्ट करते हैं ग्रोथ पोटेंशियल को देखते हुए, प्लस आपके कंपनी की इक्विटी लेते हैं उसके बदले में इन रिटर्न, तो उस प्रोसेस को हम वेंचर कैपिटल कह देते हैं। और वेंचर कैपिटल जो जनरली है वो बहुत सारे राउंड्स में कवर की जाती है, बहुत सारे स्टेजेस इसके होते हैं। जैसे कि सबसे पहले कह लो सीड फंडिंग आती है, फिर सीरीज़ ए फंडिंग है, सीरीज़ बी फंडिंग है, सीरीज़ सी फंडिंग है। यानी पहले प्लानिंग करने के लिए पैसा अलग होता है, फिर मार्केटिंग या फिर स्टाफ हायर करने के लिए, फिर प्रोडक्शन शुरू करने के लिए, फिर ग्रोथ एरिया में पैसा अलग से मिलता है। मतलब जब तक आप मैच्योर नहीं हो जाते और आप एक लेवल तक नहीं पहुंच जाते, तब तक ये चीज़ चलती रहती है। ठीक है जी। अब जो वेंचर कैपिटल है उसके होने के कुछ एडवांटेज भी तो होंगे ना आपको। तो कहीं ना कहीं ऑब्वियसली बात है, जो वेंचर कैपिटल है देयर इज़ नो नीड टू रीपे एनी लोन। आपको इसमें पैसा रीपे करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप बदले में उनको इक्विटी दे रहे हो। तो इसलिए इसमें जो लोन वो आपको दे रहे हैं शुरुआत में, आपको उनको रीपे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो इक्विटी का रिटर्न मिलेगा वो बस उसमें ही सेटिस्फाइड होते हैं। दूसरा बेनिफिट ये मिल जाता है कि एक तरीके से प्रोफेशनल इन्वेस्टर स्टार्टअप्स की मदद कर रहे हैं, तो प्रोफेशनल एडवाइस मिल जाएगी, एक मेंटरशिप मिल जाएगी। देखिए, इसके बाद आ जाता है ब्रिज फाइनेंस। अब ब्रिज फाइनेंस क्या होता है? अब देखो, ब्रिज मतलब एक होता है ना, गैप को फुलफिल करने के लिए ब्रिज बनाया जाता है, वही चीज़ है यहाँ पे। ब्रिज का मतलब होता है कि देखो, हमने लॉन्ग टर्म के लिए भी जाना है और शॉर्ट टर्म के लिए भी मुझे पैसा चाहिए। मतलब एक तरीके से एक ऐसा शॉर्ट टर्म प्रोसेस, ऐसा शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस जिसमें हम कह लो कि गैप को ब्रिज करते हैं बिटवीन टू फाइनेंशियल इवेंट। जैसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे सपोज़ करो कंपनी को अभी इमीडिएट पैसा भी चाहिए, ठीक है, पर कंपनी वेट भी कर रही है एक बिगर फंडिंग राउंड के लिए। जैसे सपोज़ मैंने आगे को भी जाना है, मतलब जब तक परमानेंट, एक होता है ना परमानेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस मेरे पास आ ना जाए, तो कंपनी ये भी चाहती है कि हम परमानेंट सोर्स तक पहुंचना चाहते हैं, जो हमारे लिए लगातार कुछ ना कुछ पैसा रेस करने में काम आता ही रहे। लेकिन तब तक पहुंचने के लिए ज़रूरी पैसा भी चाहिए, जिसमें बिजनेस के कॉन्टीन्यूस फंक्शन, मतलब कॉन्टीन्यूस ऑपरेशंस जो हैं वो मतलब कॉन्टीन्यूसली ऑपरेशंस जो हैं वो चलते रहें। तो इसीलिए वो जब तक परमानेंट सोर्स नहीं मिल रहा है, तब तक हम जब थोड़े थोड़े कदमों से पैसा रेस करते करते आगे बढ़ रहे हैं शॉर्ट टर्म पीरियड पर्पस के अकॉर्डिंग,
उसको हम कहते हैं ब्रिजिंग द गैप बिटवीन शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग, दिस इज कॉल्ड ब्रिज फाइनेंस। ठीक है, मतलब एक तरीके से ये जो फंडिंग होती है, मतलब ये जो सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है, जब तक हमें परमानेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस नहीं मिल जाता आगे बढ़ने के लिए, तब तक हम जो शॉर्ट टर्म सोर्सेज बेसिस पे आगे बढ़ते रहते हैं और पैसा रेस करते रहते हैं, उसको कहते हैं ब्रिजिंग द गैप, मीन्स ब्रिज फाइनेंस। और ये जनरली आपके जो ऑपरेशंस हैं वो कंटिन्यूसली रन होते रहे विदाउट एनी डिले, जब तक आपको परमानेंट सोर्स नहीं मिल जाता अपनी मनी का, तब तक हम ये जो काम करते हैं उसको हम ब्रिज फाइनेंस कहते हैं। ठीक है जी। अब जनरली ब्रिज फाइनेंस में अब आप लगातार मतलब शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहते हो, तो इसलिए जो लोन होता है उस पर हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट भी होगा। और ये जनरली जो यूज़ होता है ना पैसा, ये आईपीओ पर्पज़ के लिए होता है, यानी आईपीओ के दौरान आपको होता है कि आईपीओ से पहले और आईपीओ के बाद जो राउंडिंग मतलब फाइनेंस की जो मतलब एक कहते हो ना फंडिंग राउंड जो होता है, जो हमें चाहिए होता है, उस पर्पज़ के लिए कहीं ना कहीं आईपीओ के बेसिस पे या मर्जिंग के बेसिस पे हमें ये पैसा चाहिए होता है। अब देखो जैसे जो आईपीओ लॉन्च करने से पहले जोमेटो की कंपनी थी ना, उन्होंने भी क्या किया था, ब्रिज फाइनेंस का इस्तेमाल किया था अपनी वर्किंग कैपिटल और मार्केटिंग एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए। हाँ जी, तो अब तीसरा सोर्स है दैट इज़ लीज फाइनेंस। अब देखो लीज फाइनेंस जनरली क्या होता है, लीज फाइनेंस का मतलब होता है कि जब एक बिज़नेस किसी एसेट का इस्तेमाल तो कर रहा है पर उसको ख़रीदा नहीं है उसने, मतलब जब हम किसी चीज़ की मतलब कोई एसेट यूज़ तो कर रहे हैं बट बाय दी विद द हेल्प ऑफ लीज। लीज मतलब होता है एक ईयरली रेंट पे कर कर, ज़रूरी नहीं है ईयरली, मतलब जितना टाइम पीरियड है उस बेसिस पे रेंट पे कर कर अगर हम किसी चीज़ को यूज़ कर रहे हैं पर उसको ख़रीदा नहीं है, तो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ लीजिंग। और ये हमारे लिए कहीं ना कहीं एक सोर्स ऑफ फाइनेंस की तरह इस्तेमाल होती है। कैसे? क्योंकि आप देखो आपको कोई चीज़ खरीदनी नहीं पड़ी, ठीक है, आपको कोई मशीनरी के ऊपर पैसा लगाना नहीं पड़ा, मनी सेव हो गई किसी चीज़। अब देखो किसी चीज़ का यूज़ तो कर रहे हो, अब यूज़ भी हो रहा है किसी चीज़ का। अगर किसी चीज़ यानी किसी एसेट का यूज़ करोगे तो उससे कहीं ना कहीं कोई जो प्रोडक्शन हो रही होगी वो प्रोडक्शन को बेचकर पैसा तो मिल ही रहा होगा। तो विदाउट एनी बाइंग एनी एसेट, यानी कोई कैपिटल लगाए बगैर आप किसी चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हो और उससे आपको पैसा मिल रहा है, तो दैट इज़ अ वेरी बेनिफिशियल टू यू। अब आपके माइंड में आएगा सर पैसा तो फिर भी लग रहा है ना, हमें कहीं ना कहीं रेंट तो पे करना पड़ेगा। अरे लेकिन जो रेंट आप पे कर रहे हो वो उतना तो नहीं करना पड़ रहा होगा ना जितने की वो एसेट है। मतलब कोई चीज़ खरीदने में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, मीन्स खरीदने में 10 लाख लगेंगे और ईयरली रेंट आप अगर दे भी रहे होगे तो इतना थोड़ी दे रहे होगे। तो कम पैसे में किसी चीज़ का बढ़िया इस्तेमाल करके उसको खरीदे बगैर उससे बेनिफिट ले रहे हो, तो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ लीज फाइनेंसिंग। ठीक है, तो लीज फाइनेंसिंग एक तरीके से ऐसा एग्रीमेंट है जिसमें लीजर अपनी चीज़ को दूसरे को इस्तेमाल करने के लिए दे देता है ऑन द बेसिस ऑफ लीजिंग। और ये दो तरीके की है, ऑपरेटिंग और फाइनेंसिंग। जब हम शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए किसी चीज़ को दे रहे हैं और जिसमें लीजर यानी जिसने उस चीज़ को लीज पे दिया है अगर वही रिस्क बियर कर रहा है, दैट इज़ ऑपरेटिंग लीज। फाइनेंशियल लीज का मतलब क्या हो जाएगा, जिसमें हम लंबे समय के लिए किसी को इस्तेमाल करने के लिए दे रहे हैं वो चीज़ और इसमें ऑनरशिप ट्रांसफ़र भी हो जाती है। मीन्स कहने का मतलब है ऑनरशिप बेनिफिट्स आपको मिलने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और रिस्क भी लीज ही बियर करता है, यानी जिसको दिया गया है ना वो सामान, वो बंदा ही देखेगा रिस्क, इसमें लीजर रिस्क नहीं देखता, यानी जिसने लीज पे दिया है ना उसको कोई रिस्क नहीं होता। ठीक है, इसके बाद हायर परचेज भी सिमिलर टू डैट है। अब अगर मैं हायर परचेज की बात करूं, अब आप चीज़ को खरीद भी रहे हो, ये नहीं कि नहीं खरीद रहे हो। हायर परचेज का मतलब है जहां पे बिजनेस एसेट जैसे कि मशीनरी या व्हीकल वगैरह खरीद रहा है पर एक पल के लिए सारी पेमेंट नहीं कर रहा, इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर रहा है। और इसमें जो एसेट की ऑनरशिप है वो भी आपको सिर्फ तभी मिलेगी जब आप लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर दोगे। अब ये बेनिफिशियल कैसे है आपको? ऑफ कोर्स देखो, आपको एक ही पल में सारी पेमेंट तो नहीं करनी पड़ेगी, अप फ्रंट में कोई पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी आपको। आप अपने बिजनेस में उस चीज़ को लेकर भी आ सकते हो, उसका इस्तेमाल भी कर सकते हो। आपको बस एक पल के लिए सारी कैपिटल एक बार में नहीं देनी पड़ेगी। मतलब आपको पेमेंट स्मॉल स्मॉल अमाउंट में करनी पड़ेगी बार बार, जबकि आपको पैसे फिर भी मिलते रहेंगे उस चीज़ को इस्तेमाल करने पर। ठीक है, तो मतलब आउटफ्लो इतना नहीं होगा जितना उस चीज़ को इस्तेमाल करने से इनफ्लो ज़्यादा मिल सकता है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं हायर परचेज फाइनेंस भी आपके लिए बहुत यूज़फुल हो जाता है। ठीक है जी, और ये ऑब्वियसली एक बजट फ्रेंडली मेथड है।
और ऑनरशिप जो है वो आपको एंड में मिलेगी, ये भी एक बेनिफिट दे देता है हर चीज़ का आपको। तो कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा पैसे की भी ज़रूरत नहीं होती, तो दिस इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ फाइनेंस इन दिस डेज। अब इंडिया में अगर बात करें तो जो मारुति सुजुकी डीलर है वो ज़्यादातर हायर परचेज ऑप्शंस दे देते हैं स्मॉल ट्रांसपोर्टर्स को जिन्होंने कमर्शियल व्हीकल को ख़रीदना होता है। ठीक है जी। अब उसके बाद आते हैं यूरो शेयर्स। अब देखो यूरो शेयर्स में जनरली यूरो शेयर्स कौन क्या होते हैं, ये वो शेयर्स होते हैं या वो इश्यूज होती हैं, मतलब ये कह लो एक ऐसा सोर्स ऑफ फाइनेंस है जो हेल्प करता है इंडियन कंपनीज को फॉरेन इन्वेस्टर्स के बेसिस पे पैसा, मतलब फॉरेन इन्वेस्टर्स से पैसा रेस करने के लिए। अब देखो हमें होता है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स हमारे इंडिया में आएँ और हमारी कंपनी में पैसा लगाएं, और वो पॉसिबिलिटी तभी हो पाती है जब यूरो शेयर्स कहीं ना कहीं हमारे पास होते हैं, यानी यूरो इश्यूज़ हम करते हैं। मतलब यूरो इश्यूज़ कह लो एक ऐसा सोर्स ऑफ फाइनेंस है जिसमें इंडियन कंपनीज़ को मदद मिलती है बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करके फॉरेन इन्वेस्टर से पैसा रेस करने के लिए। अब वो इंस्ट्रूमेंट कौन से हैं जिनके ज़रिए इंडियन कंपनी फॉरेन इन्वेस्टर से पैसा लेकर आ सकती है, जैसे कि GDR, ADR, FCCB, मतलब GDR का मतलब ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, वो रिसिप्ट जिनको हम यूरोप वगैरह एरियाज़ में इशू करते हैं और फॉरेन स्टॉक मार्केट्स में, मतलब यूरोप की फॉरेन मार्केट में ट्रेड करते हैं पैसा रेस करने के लिए। ADR का मतलब है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, जिसको सिर्फ USA में क्या किया जाता है, USA की मार्केट में ट्रेड किया जाता है अमेरिकन इन्वेस्टर से पैसा लेने के लिए। ठीक है जी। और FCCB का मतलब क्या हो जाता है, FCCB का मतलब कह लो कि जो बॉन्ड्स को हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसके अंदर, इक्विटी शेयर्स के अंदर, क्योंकि अगर आप बॉन्ड्स को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर लोगे तो वो आगे जाकर और बेनिफिट देता है आपको। ठीक है। सो दीज आर द सोर्सेज और इंस्ट्रूमेंट्स जिनके ज़रिए जो इंडियन कंपनीज हैं इन इंस्ट्रूमेंट्स को बाहर यानी फॉरेन इन्वेस्टर्स को ट्रेड करती हैं और उनसे पैसा रेज करती हैं। ठीक है जी। अब इसके बाद आते हैं राइट इशू। राइट इशू एक ऐसा सोर्स है जिसमें कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को एक चांस देती है शेयर्स बाय करने के लिए। जैसे मैंने मेरी कंपनी में दोबारा सोचा है कुछ शेयर्स रेज करने के लिए, मतलब शेयर्स को इशू करने के लिए। मतलब मैं चाहता हूँ, मैं दोबारा पैसा लेकर आना चाहता हूँ, तो मैंने सोचा मैं शेयर इशू करता हूँ। लेकिन इस बार मैं पब्लिकली शेयर इशू करने से पहले अगर अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को पहले चांस दे रहा हूँ उन शेयर्स को डिस्काउंटेड प्राइस पे खरीदने के लिए, तो दिस इज़ अ मेथड ऑफ राइट इशू। ठीक है। और ये सबसे कॉस्ट इफेक्टिव मेथड होता है क्योंकि हमें पब्लिकली अपने आप को IPO इशू करके वो मतलब कह लो करना नहीं पड़ेगा, मतलब शेयर्स को इशू करने की ज़रूरत नहीं है जिसमें पैसा ज़्यादा लगेगा नहीं। और प्लस एग्जिस्टिंग ऑनरशिप के अंदर अगर हम अपने शेयर्स इशू करेंगे तो हमें अपनी ऑनरशिप मेंटेन करने में भी मदद मिलेगी, मतलब हमारा कंट्रोल लैक नहीं होगा, डेल्यूशन ऑफ कंट्रोल इतना नहीं होगा। ठीक है जी। तो ये बेनिफिट आपको मिल जाते हैं। अब कहीं ना कहीं नुकसान भी हो सकते हैं किस चीज़ का, कि कहीं ना कहीं कह लो कि अगर हम राइट इशू कर रहे हैं ना तो एक इन्वेस्टर के माइंड में आ जाएगा कि शायद कंपनी को बहुत ज़रूरी पैसा चाहिए, तो अर्जेंट फंडिंग जब माइंड में आ जाती है ना तो सिग्नल ऑफ कैश फ्लो इशू, उसमें नज़र आता है कि कैश फ्लो में कुछ तो प्रॉब्लम है कंपनी के। और अगर शेयर प्राइस ऑलरेडी लो है तो उससे कुछ भी फ़ायदा नहीं मिलेगा, मतलब चाहे आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को भी दे रहे हो ना, कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। ठीक है। उसमें कोई इंटरेस्ट वगैरह होगा नहीं, तो शेयर मतलब कह लो लेस अट्रैक्टिव सोर्स माना जाता है कई बार। ठीक है जी। उसके बाद आते हैं एंजल इन्वेस्टर्स। अब एंजल इन्वेस्टर्स एक वेल्दी इंडिविजुअल्स होते हैं जो अपनी पर्सनल मनी को बिजनेस के स्टार्टअप्स में लगाते हैं। और ये भी लोग क्या करते हैं, कंपनी में पैसा इसलिए लगाते हैं, स्टार्टअप कंपनीज में पैसा इसलिए लगाते हैं क्योंकि उसके बदले में वो इक्विटी लेना चाहते हैं आपसे। और इनको एंजल इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये बिग रिस्क टेकर होते हैं। बिग रिस्क टेकर मतलब जब कोई भी पैसा इनमें नहीं लगा रहा है तो ये लेने के लिए तैयार है, वो रिस्क ये लगाने के लिए तैयार है ना अपना पैसा। तो इसलिए ये क्या ले रहे हैं, आपकी कंपनी के अंदर अगर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एक बिग रिस्क लेने की कोशिश कर रहे हैं। और बिग रिस्क लेने की वजह से जिसमें कोई पैसा इन्वेस्ट कर नहीं रहा, उस बदले में वो आपसे बिग रिस्क लेकर पैसा इन्वेस्ट करवा भी रहे हैं और आपकी इक्विटी लेने को तैयार है, मतलब कह लो कि आपके साथ चलने को तैयार हैं। तो
इसलिए इनको एक तरह से एंजल बोला जाता है, फरिश्ते बोला जाता है, जो आपकी कंपनी का रिस्क भी ले लेंगे, आपको पैसा भी दे देंगे और आपको गाइड भी करने के लिए तैयार है, बिजनेस एडवाइस भी देने के लिए तैयार है, नेटवर्किंग बिल्ड करने में हमारी मदद करेंगे साथ साथ। ठीक है, तो एक तरीके से अर्ली स्टेज फंडिंग करने में बहुत मददगार होते हैं ये लोग, प्लस हमें कोई इनको रीपे करने की ज़रूरत नहीं है और काफ़ी फ्लेक्सिबल टर्म्स के साथ हमें इनके साथ आगे बढ़ सकते हैं, कोई मुश्किल की बात नहीं आती। मींस स्ट्रेटेजिक एडवाइस ले सकते हैं, कोई कैपिटल हो सकती है, हाई फ्लेक्सिबिलिटी मिल सकती है इस चीज़ों में। तो ये बेनिफिट्स मैंने आपको कवर अप किए हैं। ठीक है जी, अब प्राइवेट इक्विटी की बात करते हैं। प्राइवेट इक्विटी एक ऑल्सो अनदर सोर्स है जिसमें कह लो कि लार्ज इन्वेस्टमेंट की जाती है कंपनीज के अंदर, उन कंपनीज के अंदर जो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं होती। मतलब जब कोई मतलब हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उन कंपनीज के अंदर जो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं है, उस सोर्स ऑफ फाइनेंस को हम प्राइवेट इक्विटी बोलते हैं। मतलब उस इन्वेस्टमेंट बेसिस, मतलब उस इन्वेस्टमेंट सोर्स को हम क्या बोल रहे हैं, प्राइवेट इक्विटी। मतलब इसको अगर मैं और क्लियर करूं तो जो प्राइवेट इक्विटी फर्म होती है ना, वो ये काम करती हैं। मतलब प्राइवेट इक्विटी कुछ फर्म्स बनी होती हैं, ठीक है, जो लार्ज पैसा इन्वेस्ट करती हैं उन्हीं प्राइवेट फर्म्स के अंदर जो पब्लिकली लिस्टेड नहीं होती, जो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं होती। ठीक है, मतलब कह लो जो प्राइवेट फर्म्स होती हैं ना, वो जनरली उनके पास बिग अमाउंट होती है, तो वो बिग अमाउंट इन्वेस्ट करने के लिए तैयार भी होते हैं। ठीक है, लेकिन उसके बदले में वो कुछ तो चाहेंगे ही। तो ऑफकोर्स वो चाहते हैं कंपनी की ओनरशिप को कंट्रोल करना। लेकिन अब आपको इतना तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो प्राइवेट इक्विटी फर्म्स हैं वो भी आपको ज़्यादा पैसा दे रही हैं और क्योंकि आप पब्लिकली लिस्टेड नहीं हो, क्योंकि आप स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं हो, तो कहीं ना कहीं आपकी फ़र्म को आगे लेके जाने में मदद यही लोग करते हैं। फिर मतलब कंपनी को ग्रो कैसे करना है, स्ट्रक्चर कैसे चेंज करवाना है, प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव कैसे करनी है, मतलब कैसे एग्ज़िट लेना है, एंट्री कैसे लेनी है, उन सब चीज़ों में यही लोग आपकी मदद करते हैं। तो जिन कंपनीज़ को लिस्ट नहीं किया जाता स्टॉक एक्सचेंज में या जो लिस्टेड नहीं हो पाती हैं, उनको लार्ज इन्वेस्टमेंट देकर यही प्राइवेट फर्म्स मदद करती हैं और बदले में ऑनरशिप कंट्रोल करने की, मतलब बदले में आपसे ऑनरशिप कंट्रोल लेने की कोशिश करती हैं, मतलब ऑनरशिप कंट्रोल लेते हैं इन सिंपल टर्म। ठीक है, अब इसके फ़ायदे और नुकसान आपको समझ आ ही गया होगा। कहीं ना कहीं एक चैलेंज ही आपको मिल रहा है, मतलब मेनली इसमें चैलेंजेस ही आपको माइंड में होने चाहिए कि कहीं ना कहीं लॉन्ग प्रोसेस होती है, इसमें नेगोशिएट किया जाता है काफ़ी। मतलब कह लो कि अब प्राइवेट फर्म्स हैं तो प्राइवेट लोग हैं, पब्लिकली कोई काम हो भी नहीं रहा है, तो नेगोशिएशन चलती है बहुत बड़ी, और नेगोशिएशन के बाद ही फाइनल होता है कि कोई चीज़ कितनी इफ़ेक्टफुल हो सकती है, और वो भी नहीं पता कि इफ़ेक्टफुल होगी भी कि नहीं होगी। ठीक है, और सबसे बड़ी बात इसमें जो इन्वेस्टर्स हैं वो आपसे हाई रिटर्न वो करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं, जो कि कई बार फुलफिल ना हो तो एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। ठीक है जी, अब इसमें एक एग्जांपल है ब्लैकस्टोन कंपनी का, जो कि एक ग्लोबल प्राइवेट इक्विटी फर्म है जिसने 2200 करोड़ आधार हाउसिंग कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है। और क्योंकि 2200 करोड़ इन्वेस्ट किया हुआ है तो मेजॉरिटी ऑफ स्टेक इसी कंपनी ने लिया हुआ है। मींस ब्लैकस्टोन वालों ने आधार हाउसिंग कंपनी का मेजॉरिटी स्टेक अपने पास रखा हुआ है 2200 करोड़ उसमें इन्वेस्ट करके। ठीक है, और ये एक प्राइवेट इक्विटी सोर्स माना गया है। एंड नाउ द लास्ट थिंग इज क्राउड फंडिंग। क्राउड फंडिंग भी एक ऐसा मेथड है जहाँ पे कंपनी स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्ट कह लो रेज आउट करती है फ्रॉम द लार्ज नंबर ऑफ पीपल, ज़्यादातर इंटरनेट के ज़रिए, ज़्यादातर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए। मतलब जब हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए बहुत सारे लोगों से पैसा छोटी छोटी अमाउंटों में रेज करने की कोशिश करते हैं, और जब हम ऐसा काम कर रहे हैं तो दिस इज़ कॉल्ड क्राउड फंडिंग। ठीक है, और ये पॉपुलर सोर्स माना जाता है आज के समय में। अगर एक स्टार्टअप अपने नए प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाहता है या नए क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करना चाहता है तो ये एक बेस्ट सोर्स माना जाता है, जिसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी हम रेज करते हैं फ्रॉम द लार्ज नंबर ऑफ पीपल विद द हेल्प ऑफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। और ये सबसे फास्ट मेथड है क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है इसमें। ठीक है, और इससे आप कहीं ना कहीं अपने नए प्रोडक्ट का टेस्ट भी अच्छे से कर सकते हो कि वो कितना चल सकता है और नहीं चल सकता। आपकी फ्री मार्केटिंग हो जाएगी बदले में।
तो आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं आने वाली। लेकिन उल्टा अब नुकसान भी क्या मिल सकते हैं कि कहीं ना कहीं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाओगे तो इन्वेस्टमेंट भी उतना ही चाहिए, मीन प्लेटफॉर्म फीस आपको पे करनी पड़ेगी ज़्यादा, और हो सकता है कि आप जिस बेसिस पे सोच रहे हो वो इफ़ेक्टिव ना हो, मींस सक्सेस इसमें गारंटेड नहीं है, मतलब पता नहीं है कि जो आप कर रहे हो वो सक्सेसफुल होगा भी या नहीं होगा। ठीक है जी। तो इंडिया के बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं, जिसमें एक इंडिया का बेवरेज स्टार्टअप है जिसको कोलबर्ग मतलब जो एक कोलबर्ग कंपनी है, उन्होंने भी क्राउड फंडिंग यूज़ करी थी अपनी वेबसाइट्स के ज़रिए, जिसमें मतलब बहुत सारी वेबसाइट्स के ज़रिए, जिनमें एक वेबसाइट कौन है, किक स्टार्टर। किक स्टार्टर एक वेबसाइट है जिसका इस्तेमाल करके उन्होंने क्राउड फंडिंग करी थी। कौन सी कंपनी ने? कोलबर्ग ने, जो कि एक बेवरेज स्टार्टअप है इंडिया का। ये आप एग्जाम्पल दे सकते हो क्राउड फंडिंग के अंदर। ठीक है।